नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, पीडीएफ सीरीज में यानी कि 600 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम मिले हैं दोबारा से अगले 25 क्वेश्चन देखने के लिए। आज हमारी रहेगी 4th वीडियो यानी कि चौथा भाग रहेगा हमारी पीडीएफ सीरीज का। आई नो पहले 50 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, हमने 51 से शुरू किया था, बट टेंशन नहीं लेनी है, हम आखिरी तक 600 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही जाएंगे, ठीक है, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा आपको क्या करना होता है? वीडियो को लाइक करना होता है, लाइक भी कर दिया करो भाई, शेयर करना होता है, अपने दोस्तों को पहुंचा दो प्लीज, एंड सब्सक्राइब करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि मेरी वीडियोस में नॉन सब्सक्राइब की रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सब्सक्राइब, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम को कैसे पता लगा? तो पता लगता है सब कुछ कि हमें एक रेशियो पता लग जाती है। तो मेरी परसेंट जो है 60 से ऊपर प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बट वो वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज ट्राई किया करो कि सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। क्या लिखा हुआ है देखिए। नहीं समझ में आ रहा अगर क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से रीड करके बताऊंगी, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्पीड स्लो रखेंगे। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में ताप मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि, यानी कि जो घर में एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनके अंदर प्रेशर कैलकुलेटर नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऑप्शन है आपके पास, वे बहुत महंगे होते हैं क्योंकि वो बहुत हाई रेट पे आते हैं। ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि हमें गैस की क्वांटिटी नहीं बताते। इनका प्रयोग निरापद नहीं है, यानी कि ये सेफ नहीं है, या फिर ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं एलपीजी के द्वारा। तो आंसर स्टूडेंट ऑप्शन सी जाएगा, क्योंकि ये सेफ नहीं होते, नॉट सेफ, ठीक है। देखो एलपीजी के अंदर अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट और लगा देंगे ना तो वो सेफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैस है स्टूडेंट, बर्निंग कर सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 127 क्या है देखिए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है, उसका प्रयोग क्यों होता है ये इसने पूछा है। आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन में दिख रहा है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, यानी कि कलर्ड सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में। ऑप्शन 2 पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, यानी शेप ऑफ द मैटर चेक करने में। रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में, यानी कि डिस्टिलेशन में, ठीक है, या एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, यानी कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, अलग करने में काम आता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट। क्रोमेटोग्राफी पता है क्यों यूज होती है? ड्रग में यूज होती है। जब चेक करना हो ना कि किसी ने, मान लीजिए किसी ने कोई ड्रग ले लिया, ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इसने कौन कौन सी ड्रग ली है, तो वो ड्रग के मिक्सचर होते हैं, दवाइयों का मिक्सचर होता है। मान लीजिए कोई दवाई है, हमें यही चेक करना है कि इस दवाई में क्या क्या है, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल होगी। दवाई क्या है? मिक्सचर है काफी सारे केमिकल्स का, तो क्रोमेटोग्राफी उन सबको अलग अलग कर देगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी उनका सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग अलग कर देगी। तो आपको ये याद रखना है क्रोमेटोग्राफी जो है वो मिक्सचर को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा अमल सिरके में उपस्थित है, यानी कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? तो बहुत बार बता चुकी हूँ, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड, यानी कि क्या हो गया? एसिटिक एसिड, जिसे कि एक और नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है बताएगा कोई मुझे? इसे बोला जाता है इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन का अमल है ये। इथेनोइक एसिड सिरके में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ होता है भाई? हमारे पेट में, यानी आमाशय में। कलर चेंज कर लूं मैं, बोर होगी इससे। पेट में यानी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ होता है भाई? तो सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में या खट्टी चीजों में। ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ होता है भाई? टमाटर में, पालक में, ड्राई फ्रूट्स में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है। ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? चारों ही ऑप्शन गलत है स्टूडेंट, किसी में भी सही आंसर नहीं दिया हुआ। आंसर आएगा CaSO4.12H2, ठीक है, कहीं और लिखती हूँ मैं यहाँ पे। CaSO4.12H2 होता है POP, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। पानी कितना होता है? आधा। पहले में पानी दिया ही नहीं हुआ तो ये गलत हो गया। दूसरे में 1 पानी दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। तीसरे में 1 पानी दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। चौथे में 2 पानी दिया हुआ है, 2 पानी वाला तो जिप्सम होता है, तो चौथा भी गलत हो गया। जिप्सम से ही POP बनता है, तो जिप्सम से ही POP बनता है 120 से 150 डिग्री सेल्सियस पे। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं जाएगा, आंसर है CaSO4.12H2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 130।
निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? बताओ कार्बन किसमें नहीं है? हीरे में यानी डायमंड में, तो डायमंड तो कार्बन का ही अवरूप होता है, तो डायमंड में तो कार्बन होता है, तो ये तो गलत हो गया। ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बनता है, जो कि पेंसिल के सिक्के में पाया जाता है, बैटरियों में पाया जाता है, एलईडी में पाया जाता है, तो ग्रेफाइट भी गलत हो गया। कोयला यानी कोल, कोयला तो कार्बन का ही बना होता है, वो जलता है तो मीथेन गैस देता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया? इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं है जिसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बन नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि तीनों में ही होता है, ठीक है। कार्बन के अवरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट और फुलरीन, याद है? चलिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि सन के ऊपर जो एनर्जी बनती है, एनर्जी ऑफ सन किस वजह से होती है भाई? क्योंकि वहां पर नाभिकीय संलयन होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन नहीं, फ्यूजन, विखंडन नहीं, संलयन। वहां पर न्यूक्लियस फ्यूज कर करके क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन होती है ना, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसीलिए बहुत सारी एनर्जी बनती है। सन पे कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, ज्यादा कौन? हाइड्रोजन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यानी कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, तो बताएगा कोई मुझे केमिकल नेम क्या है विटामिन सी का? तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है विटामिन सी को। थायमीन क्या होता है स्टूडेंट? तो थायमीन आरएनए का क्या होता है? एक नाइट्रोजन पेयर होता है। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड नींबू में होता है। टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर बनाने में डलता है, याद है? इमली में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, यानी विच मिनरल, कौन सा खनिज यानी मिनरल से हमें लोहा यानी आयरन मिलता है? तो आयरन का आंसर जाएगा स्टूडेंट किससे? हेमेटाइट से, हेमेटाइट से। यहाँ पे चूने का पत्थर दिख रहा है, इससे हमें कैल्शियम मिलता है। पिच ब्लेंड दिख रहा है, इससे यूरेनियम मिलता है। हेमेटाइट से हमें लोहा मिलता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इन सबसे लोहा मिलता है, ठीक है। चलिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। कार की बैटरियों में क्या इस्तेमाल होता है? बताओ जल्दी से। कार की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी में हमारे अम्लों का राजा यानी थोथे का तेल, यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल, यानी किंग ऑफ एसिड, यानी तेजाब कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी H2SO4 होता है, ठीक है। समझ में आ गया? इसी को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, यानी कि इसी को थोथे का तेल कहते हैं। और अम्लों का राजा, जैसे आम को फलों का राजा बोलते हैं और इसे अम्लों का राजा बोलते हैं, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा अम्ल राज किसे बोलते हैं? एक्वारिचिया को, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 नाइट्रिक एसिड, यानी रेशियो 3:1, ठीक है। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ से आपको सबसे पहले पता लगता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है? डायोप्टर यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की, यानी कि लेंस की शक्ति की यूनिट क्या होती है? इकाई क्या होती है? डायोप्टर। अब आपको बोला है कि पावर कितनी है? +2 है। फोकल लेंथ निकालो। तो स्टूडेंट फोकल लेंथ क्या होता है? स्टूडेंट फोकल लेंथ होता है 1/पावर, ठीक है। फोकल लेंथ होता है 1/पावर, मीटर में आंसर आएगा। तो 1/पावर कितनी है? 2, कितनी आ गई? 0.5 मीटर, ये आ गई फोकल लेंथ। लेकिन उन्होंने ऑप्शन किस में दिए हुए हैं? सेंटीमीटर में। तो 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 136, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। एक 100 वाट का बल्ब है आपके पास, वो 10 घंटे तक जलता है, तो कितनी बिजली का खर्चा होगा? देखो मैं इसको आपको 2 तरीकों से समझाती हूँ। एक रूल होता है कि जब भी 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे चलता है, ठीक है, दोबारा लिखो, 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे चलता है तो 1 इकाई बिजली खर्च होती है, यानी 1 यूनिट खर्च होती है। तो सोचो 100 वाट का बल्ब जब 10 घंटे चलेगा तो कितनी यूनिट खर्च होगी? तो भी तो 1 ही यूनिट खर्च होगी ना। कैसे बताओ? देखो अब दोबारा सुनो, ये तो है एक जुगाड़ वाला आंसर। अब सुनो कैसे निकलती है यूनिट का खर्चा। मल्टीप्लाई कर दो, 100 वाट का बल्ब कितनी देर चल रहा है? 10 घंटे चल रहा है। ये आ गई बिजली का खर्चा, कितना आ गया? 1000 किलोवाट घंटा आ गया। और 1000 किलोवाट घंटा होता है 1 यूनिट के बराबर। बस
अगर मैं आपको बोल देती, मैंने क्या बोले पहली लाइन की 1000 वाट का बल्ब जब 1 घंटा चलता है तो बिजली कितनी खर्च होती है, 1 यूनिट, कितना आ गया ये 1000 किलोवाट घंटा आ रहा है ना, और 1000 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के। बात तो सेम ही हुई ना। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे देता कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलता है 10 दिन, तो एक और 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 100 दिन 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर आप बोलते 1 महीने तक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलता है तो आप 30 से मल्टीप्लाई कर देते और क्या निकाल देते, आ जाता कितना, 30,000 किलोवाट घंटा। और 10,000 किलोवाट घंटा, सॉरी 1000 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, 1 यूनिट के, तो यहाँ पर कितनी यूनिट होगी, 30 यूनिट होगी। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया ना, 1 इकाई, 1 यूनिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारी पानी वह होता है, भारी पानी क्या होता है भाई, हैवी वाटर। कई बार बताया है हैवी वाटर क्या होता है, D2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन का समस्थानिक का ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रह जाता है, बिल्कुल गलत, तापमान की कहाँ से बात आ गई। जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अभिलेय लवण होते हैं, सोल्ट होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, हैवी वाटर नहीं होता, वो हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी होती है। जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोटोप ले लेता है, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, वही होता है हैवी वाटर। और ऑप्शन डी क्या है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान ड्यूटीरियम ने ले लिया, प्रोटियम का स्थान ड्यूटीरियम ने ले लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि देखो ठंड में सुबह सुबह जाओ और पेड़ की लकड़ी को छू, आपको ठंडा नहीं लगेगा इतना। वहीं आप किसी लोहे की पाइप को छू लो, वो एकदम ठंडी ठंडी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टूडेंट लोहा क्या है, मेटल, लकड़ी क्या है, नॉन मेटल। मेटल क्या करता है, हीट का कंडक्शन करता है, यानी कि ऊष्मा का संचालन करता है, तो वो ठंडक को भी फैलाएगा, सही बात है बिल्कुल। और जबकि नॉन मेटल क्या करता है, कंडक्शन नहीं करता, यानी वो ऊष्मा को भी नहीं फैलाएगा, तो नॉन मेटल गर्म, लोहा ठंडा। अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, लोहे की गुटके का ताप लकड़ी की गुटके से कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ताप तो हम करेंगे ना वही होएगा ना, ऐसा तो नहीं है ना लोहे 40 डिग्री सेल्सियस पे बैठा रहता है हमेशा, हम उसे गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा, हम ठंडा करेंगे ठंडा हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हीट का अच्छा चालक होता है लोहा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक होता है, ये गलत हो गया। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए तो आंसर ऑप्शन बी आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है, देखिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, हवा में सबसे ज्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन और हमारे पास आर्गन भी होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब कम होती है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका मतलब यूनिवर्स जो है हमारे, उसके अंदर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर होता है सबसे बड़ा प्लेनेट। सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, और जुपिटर को हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है। क्या है, सबसे बड़ा प्लेनेट हमारे सौर मंडल का, यानी हमारे यूनिवर्स में जो प्लेनेट्स है उसमें सबसे बड़ा क्या है, सौर मंडल का जुपिटर। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। किसने नाभिक के बारे में बताया था, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन के बारे में थॉम्सन ने, प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक ने। ठीक है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में क्या सबसे ज्यादा डाला जाता है स्टूडेंट, तो एलिथ्रिन डाला जाता है। क्या डाला जाता है, एलिथ्रिन डाला जाता है, इसको लिख लो, एलिथ्रिन जो होता है वो मच्छर की दवाइयों में डाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, देखो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप होता है जिसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं, देखो आइसोटोप क्या होता है, जिसमें नीचे वाला सेम ऊपर वाला अलग होता है, यानी एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास अलग। और एटॉमिक मास किस पर निर्भर करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर, यानी न्यूट्रॉन अलग अलग होता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो बस अब देख लो, न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, गलत। प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर सेम यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम। ठीक है, और एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो सेम ही है तो न्यूट्रॉन पे निर्भर करेगा। बात समझ में आ रही है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है, ये गलत हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है, ये भी गलत हो गया। आंसर जाएगा ऑप्शन बी, आइसोटोप। अगर आइसोबार होता तो आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 145, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियां की संख्या कितनी होती है? बचपन में 300, लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है मतलब 7-8 साल की उम्र तक कितनी हो जाती है? 206। तो आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो होता है स्टूडेंट, वो एक्स क्रोमोसोम पे बैठ के चलती है। अब सोचो, मेल में क्या होता है? XY, फीमेल में क्या होती है? XX। तो सीधी सी बात है ना, फीमेल के पास 2 X है यानी उसमें कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा, मेल के पास 1 X है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस कम। बात समझ में आ गई? ये अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेल को भी मानसिक तनाव ज्यादा है, दोनों को ही है या दोनों को ही नहीं है ना भाई। ठीक है, मैं पूरी जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ। वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, ये क्या तुक हुआ? फीमेल काम करती है तो फीमेल भी घर से बाहर रहती है ना अधिक टाइम तक, और ऐसा भी नहीं है कि मेल घर पे बैठ के काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें केवल एक क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए। उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल भी मोटे होते हैं, फीमेल भी मोटी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भाई बुक वाले भी ना क्या ऑप्शन लिखते हैं भाई, कमाल के। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV से होती है एड्स की बीमारी। किसकी बीमारी? एड्स की बीमारी। तो एड्स की बीमारी होती है HIV से। HIV की फुल फॉर्म कोई मुझे बताएगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन का, मानव का इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट यानी कमी यानी खराब करने वाला वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या मतलब? एक्वायर्ड मतलब कोई भी लेके पैदा नहीं होता, एक्वायर करता है, वो दुनिया से लेता है। ठीक है, चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ले, चाहे ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से ले, चाहे बच्चा अपनी माँ से ले, लेकिन वो लेता है। ठीक है, इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट यानी वीक करने वाला, सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम। ठीक है, तो एड्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं। बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होती है? तो बिजली की खपत इस पर निर्भर करती है भाई, पावर पर। पावर की यूनिट क्या होती है? पावर यानी शक्ति पर निर्भर करती है बिजली की खपत, और शक्ति की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। तो बस आंसर आ गया 1 वॉट, केवल 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा मतलब अल्टरनेटिव एनर्जी, जो कि सब कुछ खत्म हो जाए तो भी हमारे पास रहेगी। तो ऐसा कौन है जो कभी खत्म नहीं होता? हमारा सन। दुनिया भी खत्म हो जाएगी तो भी सन तो रहेगा, और दुनिया के आने से पहले भी सन तो था। तो सन क्या है? सन जो है वो अल्टरनेट है, जो हमेशा रहेगा, तो उसी से एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी। ढूंढ लो, ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। ज्वरीय ऊर्जा वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन खत्म हो सकता है। भूउष्मीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि वो सन से ही चल रही है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा एटम्स की ऊर्जा भी खत्म हो सकती है, लेकिन सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मिक पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मिक यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में से क्या निकलती है? अल्फा किरण निकलती है, बीटा किरण निकलती है, गामा किरण निकलती है, यानी तीनों निकलती है। उपरोक्त सभी। अल्फा किरण पॉजिटिव होती है, बीटा किरण नेगेटिव होती है, गामा किरण 0 चार्ज वाली होती है। अल्फा किरण जैसे कि हीलियम+2, बीटा किरण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और गामा किरण जैसे कि एक्सरे। तो ये तीनों टाइप की किरण निकलती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से, यानी रेडियोधर्मी पदार्थ में से। तो आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। इसी के साथ आज की क्लास हम करेंगे खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम पे जा सकते हैं आप PDF के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।